5 सप्ताह में एक रेखा खींच दी गई। गांव कट गए, परिवार टूट गए, खेत और नदियां बीच से बट गए। गांधी को लेकर गुस्से की एक बड़ी वजह उनका वह प्रस्ताव था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर विभाजन रुक सकता है तो जिन्ना को पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ट्रेनें लाशों से भरी आती और लाशों से भरी जाती, रास्तों में काफिले काट दिए जाते, औरतों के साथ जो हुआ अपहरण, बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन, उस पर इतिहास आज भी पूरी तरह भूल नहीं पाता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये बात आज भी चुभती है। उन्हें लगता है कि गांधी हिंदुओं की भावनाओं से ज़्यादा मुसलमान को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। गांधी ने दोनों तरफ की हिंसा की निंदा की, लेकिन उन्होंने बदले की हिंसा का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मर भी जाए तो बदला न ले। 1947 के ठीक बाद दुनिया दो खेमों में बढ़ जाती है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सेना भेजी तब पाकिस्तान अमेरिका के लिए सबसे अहम मोर्चा बन गया। कश्मीर युद्ध, अविश्वास, सब पर शीत युद्ध की छाया पड़ती रही। इन सब के बीच एक और खतरा है, समाज के भीतर बढ़ता तनाव। 1947 एक सिर्फ कहानी नहीं थी, ये इतिहास का वह मोड़ था जहां एक सभ्यता ने आज़ादी की सांस ली, एक गहरा जख्म भी मिला। भारत आज़ाद हुआ, पर उस आज़ादी के साथ डर चला आया, उम्मीद के साथ खून आया, स्वतंत्रता के साथ एक ऐसा विभाजन जिसकी कीमत सत्ता में बैठे लोगों ने नहीं बल्कि आम इंसानों ने चुकाई। लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। यह बंटवारा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था दोस्तों, बल्कि दशकों से जमा होते अविश्वास, राजनीति और सांप्रदायिक तनाव और सत्ता की जल्दबाजी का नतीजा था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन थक चुका था, कमजोर साम्राज्य बन चुका था, उसकी अर्थव्यवस्था अब चरमरा चुकी थी, सेना में असंतोष था, ब्रिटिश जनता उपनिवेश बनाए के पक्ष में नहीं थी। भारत में हालात तेजी से उनके हाथ से फिसल रहे थे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी और 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी ने साफ संकेत दे दिया था कि अगर ब्रिटेन और रुका तो अगला कदम आज़ादी नहीं बल्कि खुला विद्रोह होगा। इसी दबाव में आखिरी वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया, जिन्होंने आज़ादी की तारीख जून 1948 से घटाकर 15 अगस्त 1947 कर दी। हिंदू मुसलमान सदियों से एक जमीन में साथ रहते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने धर्म को धीरे धीरे राजनीति का औजार बना दिया। अलग मतदाता सूची, कम्युनल अवार्ड और प्रतिनिधित्व की असमान व्यवस्थाओं ने धार्मिक पहचान को राजनीतिक पहचान में बदल दिया। 1940 में लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी पेश की, यह कहते हुए कि हिंदू मुसलमान दो अलग राष्ट्र है। यह विचार सभी मुसलमानों की आवाज़ नहीं था, लेकिन इससे एक गहरा डर पैदा हो गया कि आज़ाद भारत में मुसलमान असुरक्षित होंगे। इसी डर से राजनीति को कठोर बनाया और संवाद की जगह टकराव को बढ़ावा दिया। 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान शायद विभाजन रोकने का आखिरी बड़ा मौका था। इसमें ढीले ढाले फेडरल राज का प्रस्ताव था, जहां प्रांतों को ज़्यादा अधिकार मिलने थे। कांग्रेस ने इसे अस्थायी समाधान माना, जबकि मुस्लिम लीग ने कहा कि यह पाकिस्तान को टालने की एक चाल है। अविश्वास इतना गहरा हो चुका था कि कोई भी किसी की नीयत पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। यहीं से इतिहास ने वह मोड़ लिया जहां समझौते की जगह टकराव ने ले ली। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। कलकत्ता में जो हुआ वह सिर्फ एक दंगा नहीं था, बल्कि आने वाले विभाजन का एक संकेत था। हजारों लोग मारे गए, हिंसा बिहार, नुआखाली, पंजाब तक फैल गई। ब्रिटिश शासन या तो खामोश था या लाचार था। राज्य की मशीनरी धीरे धीरे टूट रही थी और आम लोगों के हाथ में बदले की आग आ चुकी थी। जब विभाजन तय हुआ तो सीमा खींचने की जिम्मेदारी सिरिल रैडक्लिफ को दे दी गई, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने भारत पहले कभी देखा तक नहीं था। सिर्फ 5 सप्ताह में एक रेखा खींच दी गई। गांव कट गए, परिवार टूट गए, खेत और नदियां बीच से बट गए। जब ये रेखा घोषित हुई तब तक लाखों करोड़ों लोग गलत तरफ फंस चुके थे और उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा मानव विस्थापन बना।
करीब 1.4 करोड़ से ज़्यादा लोग घरों से बेघर हो गए। ट्रेनें लाशों से भरी आती और लाशों से भरी जाती, रास्तों में काफिले काट दिए जाते, औरतों के साथ जो हुआ अपहरण, बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन, उस पर इतिहास आज भी पूरी तरह भूल नहीं पाता है। यह हिंसा एक तरफा नहीं थी, दोनों ओर से हुई। यही सच्चाई से और ज़्यादा दर्दनाक बनाती है। यहीं से महात्मा गांधी का सवाल सामने आता है, यहीं से विवाद भी शुरू होता है। महात्मा गांधी विभाजन के सबसे बड़े विरोधी थे, लेकिन फिर भी विभाजन तो हो गया। बहुत से लोगों के मन में यही सवाल पैदा होता है कि अगर गांधी इतने प्रभावशाली थे, अगर उनकी बातें पूरी दुनिया सुनती थी, तो वे एक बंटवारे को रोक क्यों नहीं पाए। यही सवाल धीरे धीरे निराशा और गुस्से में बदल गया। दोस्तों, गांधी ने आखिरी दम तक हिंदू मुसलमान एकता की कोशिश की। उन्होंने उपवास किए, जिन्ना से बातचीत की, कलकत्ता में अपनी जान जोखिम में डालकर दंगे रुकवाए, लेकिन राजनीति की दिशा बदल चुकी थी। जब हिंसा बेकाबू होने लगी तो नेहरू और पटेल जैसे नेताओं को लगा कि विभाजन शायद खून खराबा रोकने का एकमात्र रास्ता है। गांधी नैतिक रूप से सही थे, लेकिन सत्ता की राजनीति उनके हाथों से निकल चुकी थी। गांधी को लेकर गुस्से की एक बड़ी वजह उनका वह प्रस्ताव था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर विभाजन रुक सकता है तो जिन्ना को पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कांग्रेस सत्ता से दूर रहे। गांधी जी का मकसद भरोसा बनाना था, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात आज भी चुभती है। उन्हें लगता है कि गांधी हिंदुओं की भावनाओं से ज़्यादा मुसलमान को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और यहीं से तुष्टीकरण का आरोप जन्म लेता है। विभाजन के दौरान हिंदुओं और सिखों के साथ जो हुआ वह इस गुस्से को और गहरा करता है। पंजाब, सिंध, बंगाल में हुए अत्याचार, कत्लेआम, बलात्कार, अपहरण पीढ़ियों की स्मृति में दर्ज हो गए। गांधी ने दोनों तरफ की हिंसा की निंदा की, लेकिन उन्होंने बदले की हिंसा का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मर भी जाए तो बदला न ले। बहुत से पीड़ित परिवारों को यही बात सबसे ज़्यादा चुभी। उन्हें लगा कि उनसे न्याय नहीं, सिर्फ सहनशीलता मांगी जा रही है। दिल्ली में एक टकराव और साफ दिखता है। पाकिस्तान से आए हिंदू मुस्लिम शरणार्थी गुस्से और दर्द से भरे हुए थे, वे बदला चाहते थे। गांधी ने ऐसे समय में उपवास किया मुसलमानों की सुरक्षा के लिए। सरकार ने उनकी बात मानी, लेकिन कई शरणार्थियों को लगा कि उनकी पीड़ा को नज़रअंदाज किया गया है। इसी उफनते गुस्से और नफरत के माहौल में गांधी की हत्या हुई। ये घटना बताती है कि उस समय भावनाएं कितनी बेकाबू हो चुकी थी। यहीं से गांधी को गाली देने की कहानी शुरू होती है। यह ज़्यादातर इतिहास की नहीं बल्कि दर्द की प्रतिक्रिया है। जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया, उनका गुस्सा किसी न किसी पर निकलना ही था। गांधी उस गुस्से का सबसे आसान चेहरा बन गए, क्योंकि वे नैतिकता और अहिंसा की बात करते थे, जबकि लोग सुरक्षा और न्याय चाहते थे। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 565 रियासतों को एक करना अपने आप में दूसरा राष्ट्र निर्माण करना था। सरदार पटेल और बीबी मेनन ने कूटनीतिक दबाव और कहीं कहीं सैनिक बल से भारत को जोड़ा, लेकिन कश्मीर जैसे मुद्दे अधूरे रह गए, जिसका असर आज तक दिखता है। अब विभाजन के बाद भारत की कहानी अंदरूनी नहीं रही, वह तुरंत वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन गई। 1947 के ठीक बाद दुनिया दो खेमों में बढ़ जाती है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। यह लड़ाई सीधे युद्ध की नहीं थी, बल्कि प्रभाव की थी, विचारधारा की थी और रणनीतिक नियंत्रण की थी। अमेरिका ने भारत के विभाजन को न तो प्लान किया था और न ही पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। उल्टा अमेरिका चाहता था कि भारत एकजुट मजबूत बने, ताकि एशिया में बड़ा लोकतांत्रिक कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ा हो सके। लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने जो रास्ता चुना, उससे अमेरिका को उलझन में डाल दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई, यानी भारत न अमेरिका के साथ है और न ही सोवियत संघ के साथ है। नैतिक रूप से ये फैसला स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक था, लेकिन रणनीतिक रूप से अमेरिका को यह डर था कि भारत धीरे धीरे सोवियत संघ की ओर झुक रहा है, खासकर जब भारत ने भारी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र और समाजवादी मॉडल अपनाया। इसी बीच पाकिस्तान ने खुद को
अलग ढंग से पेश किया। एक नया, असुरक्षित और भारत से डरा हुआ देश, जिसे तुरंत सैन्य और आर्थिक समर्थन चाहिए था। पाकिस्तान ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति भी अमेरिका के लिए बेहद अहम थी। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट के पास अमेरिका को डर था कि अगर सोवियत संघ इन इलाकों तक पहुंच गया तो पूरी वैश्विक शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। यहीं से अमेरिका पाकिस्तान की नज़दीकियां शुरू होती है। 1950 के दशक में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार, पैसा और सैन्य समर्थन देना शुरू किया। इसका सीधा असर भारत पे पड़ा। भारत को लगा कि अमेरिका उसके दुश्मन को मजबूत कर रहा है। नतीजा ये हुआ कि भारत और ज़्यादा सोवियत संघ के करीब चला गया। सोवियत संघ ने भारत को वह दिया जो अमेरिका नहीं दे रहा था। बिना शर्त समर्थन दिया, बाहरी उद्योग, स्टील प्लांट, रक्षा सहयोग और बाद में 1971 के युद्ध में खुला राजनीतिक समर्थन दिया। इस तरह भारत और सोवियत संघ मजबूत होते चले गए, जबकि अमेरिका भारत के रिश्ते ठंडे रहे। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सेना भेजी, तब पाकिस्तान अमेरिका के लिए सबसे अहम मोर्चा बन गया। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ही सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध लड़ा। हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, पैसा दिया, सब पाकिस्तान के रास्ते गया। इस रणनीति में अंततः सोवियत संघ को कमजोर किया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट दक्षिण एशिया ने झेले। कट्टरपंथ, आतंकवाद और लंबे समय तक अस्थिरता। इस पूरी वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भारत पाकिस्तान तनाव कभी ठीक से सुलझ ही नहीं पाया। कश्मीर युद्ध, अविश्वास, सब पर शीत युद्ध की छाया पड़ती रही। 1947 का विभाजन वह सिर्फ उपमहाद्वीप की कहानी नहीं रहा, वह अमेरिका और सोवियत संघ की रणनीति का हिस्सा बन गया। समय आगे बढ़ा। आज का भारत 1947 वाला कमजोर, टूटा हुआ देश नहीं है। 2026 में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। स्पेस से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तक आगे बढ़ चुका है और वैश्विक राजनीति में उसकी आवाज़ सुनी जाती है। लेकिन ताकत बढ़ाने के साथ साथ चुनौतियां और बढ़ गई है। फर्क बस इतना है कि आज की लड़ाई आज़ादी की नहीं, बल्कि स्थिरता, बराबरी और भविष्य को बचाने की। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार और आर्थिक असमानता। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन इसका फायदा हर किसी तक नहीं पहुंच पा रहा। अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब के लिए ज़िंदगी और महंगी होती जा रही है। तकनीक और एआई आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी से नौकरियां पैदा नहीं हो रही। इससे गुस्सा, हताशा और असुरक्षा बढ़ती है। दूसरी बड़ी समस्या है महंगाई और भारत की वैश्विक निर्भरता। हम तेल, गैस, तकनीक और कई ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर के देशों पर निर्भर हैं। जब दुनिया में युद्ध, ट्रेड वॉर और तनाव होता है तो भारत में चीज़ें महंगी हो जाती है। रुपया कमज़ोर पड़ता है, आयात महंगा होता है और आम आदमी पर सीधा असर पड़ता है। आज की दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन बाहर की हलचल का असर सीधे भारत पे आता है। तीसरी बड़ी चुनौती है गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा। आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी, साफ हवा और इलाज एक संघर्ष है। बड़े शहरों में हवा इतनी जहरीली हो गई है कि बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। गांव में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जिससे गरीबी का चक्र टूट नहीं पाता। अगर इंसान स्वस्थ और शिक्षित नहीं होगा तो देश की तरक्की अधूरी रह जाती है। इसके साथ जुड़ी है महिलाओं और समाज के कमज़ोर वर्गों की स्थिति। आज भी बहुत कम महिलाएं कामकाजी दुनिया में शामिल हो पाती हैं। जाति, धर्म, पहचान के आधार पर भेदभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा पीछे छूट जाता है तो देश तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता, और यही वह सीख है जो इतिहास बार बार देता है। एक और बहुत गंभीर चुनौती पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज को लेके है। बाढ़, सूखा, हीट वेव और पानी की कमी अब भविष्य की बातें नहीं, ये आज की सच्चाई है। खेती प्रभावित हो रही है, शहरों में पानी खत्म हो रहा है और प्रदूषण जानलेवा बनता जा रहा है।
भारत विकास भी चाहता है और पर्यावरण बचाना भी। यही संतुलन कठिन है। इसके अलावा सुरक्षा और विदेशी नीति भी चुनौती है। भारत को अपने पड़ोस में चीन और पाकिस्तान देशों से सतर्क रहना पड़ता है। सीमाओं पर तनाव, आतंकवाद, साइबर हमले लगातार खतरा बन रहे हैं। दुनिया अब दो ध्रुवों की नहीं बल्कि कई ताकतों की है, जहां भारत को हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। ब्रिक्स जैसे मंच भारत को मौके भी देते हैं और जिम्मेदारियां भी। इन सब के बीच एक और खतरा है, समाज के भीतर बढ़ता तनाव। जब बेरोजगारी, महंगाई, असमानता बढ़ती है तो समाज में गुस्सा और ध्रुवीकरण बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि अंदर से कमज़ोर देश बाहर से मजबूत नहीं रह पाता। कुल मिलाकर 2026 में भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह तेज विकास के साथ साथ इंसानों को पीछे ना छोड़ें। 1947 में चुनौती थी देश को जोड़ने की, आज चुनौती है देश को संतुलित रखने की। अगर भारत रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक एकता पर सही फैसले ले पाया तो वो सच में महाशक्ति बनेगा। लेकिन अगर इन समस्याओं को नज़रअंदाज किया गया तो विकास के आंकड़े होंगे लेकिन ज़मीन पर बेचैनी भी होगी। यह वही मोड़ है जहां इतिहास फिर याद दिलाता है कि देश सिर्फ इमारतों, सड़कों और जीडीपी से नहीं बनता, देश बनता है इंसानों से। तो दोस्तों, आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, बेहतर बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।